हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन दैट इज द ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में। तो बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया कि इट इंक्लूड्स द इन्फ्लेमेटरी एंड द डीमाइलेटिंग डिसऑर्डर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स बोले गए हैं, एक इन्फ्लेमेटरी एंड सेकंड बोला गया है डीमाइलेटरी। अब दोनों कंडीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो सकता है और साथ ही साथ डीमाइलेशन की वजह से भी होता है। अब डीमाइलेशन होता क्या है कि जो हमारा नर्व्स होता है उसके ऊपर एक कवर होता है शीट का, उस शीट को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। और बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं जो इस माइलिन शीट को खराब करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो नर्व्स होता है उसमें डैमेज देखने को मिलता है और उसके वजह से बहुत सारे सीएनएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डीमाइलेटिक डिसऑर्डर। तो जो ऑप्टिक न्यूराइटिस दो कंडीशन में हो सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है और साथ ही साथ जो हमारा माइलिन शीट है उसका डीमाइलेशन की वजह से भी यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस के मेन एटियोलॉजी की बात करेंगे कि किन किन रीजन की वजह से यहाँ पे हमें ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बोला गया है कि इडियोपैथिक। ठीक है, इडियोपैथिक मतलब कि मोस्ट ऑफ जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के केसेस रहते हैं उसमें जो कि कॉज होता है, ठीक है, वो अनआइडेंटिफाइबल रहता है, मतलब उसमें कॉज का पता ही नहीं चलता कि किन कारण से यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हुई है। सेकेंड कंडीशन हमें देखने को मिलती है दैट इज द हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसी को हम लोग लेबर्स डिसीज भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को वहाँ पे पहले से ऑप्टिक न्यूराइटिस थी तो ऐसे कंडीशन में जो चाइल्ड है उसको भी चांसेस है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। एंड थर्ड कंडीशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो कॉज यहाँ पे देखने को मिलता है हमें ऑप्टिक न्यूराइटिस का, वो आता है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। मतलब कि जितने भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स है उन सभी के केसेस में यहाँ पे हमें ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। अब डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो सबसे पहले आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है कि इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द सीएनएस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून होने की वजह से ये क्या करता है हमारे सीएनएस पे डायरेक्ट अफेक्ट कॉज करता है। इसके बाद सेकेंड बोला गया है कि न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका को हम डेविक्स डिसीज भी बोलते हैं और ये भी एक रेयर ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसके बाद आगे बोला गया कि डिफ्यूज पेरीऑक्सियल इंसेफेलाइटिस ऑफ सिल्डर, मतलब कि पेरीऑक्सियल जो इंसेफेलाइटिस है इसी को हम लोग सिल्डर्स डिजीज भी कहते हैं और इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रेयर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेटिक डिसीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, मतलब कि बहुत कम चांसेस रहता है, बहुत रेयर है, लेकिन कैसा है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेटिक डिसीज है जो कि सीएनएस में डीमाइलेशन कॉज करता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी कि जो 70% केसेस होते हैं किसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, मतलब कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सीएनएस को अफेक्ट करता है वो डेवलप होते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस में। मतलब कि अगर किसी पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो चांसेस है 70% चांसेस है कि उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। इसके अलावा अदर कॉजेस में आता है कि पैरा इन्फेक्शियस ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट वायरसेस की वजह से जो अदर डिजीजेस है उनके एज अ साइड इफेक्ट में उनके साथ में क्या होता है यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, जैसे कि मीजल, मम्स, चिकन पॉक्स इसमें। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो हम लोग ने देखा जैसे एसिली हो गया, मतलब कि सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस हो गया, पॉलीआर्थराइटिस न्यूडोसा हो गया। अब पॉलीआर्थराइटिक न्यूडोसा क्या होता है बेसिकली कि ये भी क्या है, एक रेयर डिजीज है जो कि कॉज करता है इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज किसको, स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज को थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि ये क्या करेगा, जो भी स्मॉल और मीडियम साइज की आर्टरीज रहती है उनमें क्या करेगा, बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, नोड्यूल्स फॉर्म करता है। जैसे कि मान के चलो कोई नर्व्स क्या कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है हमारे सीएनएस को, तो वहां पे अगर ये क्या कॉज करेगा, डैमेज कॉज करेगा, तो वहां पे आर्टरी सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जिसके वजह से भी सीएनएस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। और इसके बाद दिया गया है सर्कियोडाइसिस। अब ये क्या होता है बेसिकली कि इसमें क्या होता है कि ग्रोथ होता है टीनी कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीनी सेल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कलेक्शन हो जाता है छोटे छोटे सेल्स का, जिसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन देखने को मिल सकती है, वो भी हमारे ऑप्टिक न्यूराइटिस का एक कॉज माना जा सकता है। और लास्ट बोला गया है कि टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब कि बहुत सारे टॉक्सिन्स की वजह से, जैसे कि टोबैको च्यूइंग हो गया या फिर मिथाइल अल्कोहल्स हो गए, इथाइल अल्कोहल्स हो गए, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो वहां पे ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकते हैं।
तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि ऑप्टिक न्यूराइटिस होता क्या है, कि ये इन्फ्लेमेटरी और डिमाइलेटिंग कंडीशन है। एटियोलॉजी देख लिया कि मोस्ट ऑफ द जो केजेस रहते हैं वो इडियोपैथिक रहते हैं, उनके कॉज पता ही नहीं चलते। सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज क्या है कि डिमाइलिनेटिक डिसऑर्डर, उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि सिम्टम्स की, ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो बोला गया कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस रहते हैं उनमें असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब कोई सिम्टम्स पता नहीं चलेंगे शुरू में, लेकिन कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि विजुअल लॉस, मतलब कि जो भी पर्सन को क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा, तो जो ऑप्टिक इंपल्स जनरेट होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मोनोऑक्यूलर या फिर सडन प्रोग्रेसिव वहां पे विजुअल लॉस देखने को मिल सकता है। मतलब एक आंख के ऑप्टिक नर्व्स में डैमेज है तो मोनोऑक्यूलर विजन लॉस होगा, अगर दोनों में ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो बाइऑक्यूलर विजन लॉस देखने को मिलता है, लेकिन मोनोऑक्यूलर जो लॉस होता है विजन का वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज बोला गया कि डार्क एडेप्शन में बी लोअर्ड, मतलब कि जो पर्सन पहले क्या कर रहा था, अंधेरे में जाके अच्छे से उसको दिखाई दे रहा था, मतलब थोड़ी चीजें को अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहा था, अब वो अगर डार्क एरियाज में जा रहा है तो उसका जो विजन है बहुत ज्यादा कम हो चुका रहता है डार्क एरिया में, ठीक है। उसके बाद विजुअल ऑब्स्क्यूरेशन इन ब्राइट लाइट, मतलब कि टिपिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा कि सही से वो जो ब्राइट लाइट अगर मिल रही है तो वहां पे सही से वो देख नहीं पाता है। फिर इम्पेयर्ड कलर विजन देखने को मिलता है, मतलब कि कलर डिफरेंशिएशन भी हैम्पर हो सकता है। इसमें साइंस क्या आएगा, अगर हम लोग उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले विजुअल एक्टिविटी की बात करें तो विजुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल सकती है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिड्यूस देखने को मिल सकती है। सेकेंड आता है कि कलर विजन भी इम्पेयर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ विजुअल फील्ड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब कि अगर डिस्टिंक्ट विजन है तो वो कम ज्यादा हो चुका रहेगा, या तो जो पास का विजन है वो कम ज्यादा हो चुका रहेगा। तो ये सारे साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन एग्जामिनेशन। अब हम इसका इवोल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो बस इवोल्यूशन में बोला कि जो विजुअल एक्यूटी और कलर विजन होता है वो लॉस्ट हो जाता है और प्रोग्रेसिवली ओवर द 2 to 5 days, ठीक है। जब ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन होती है तो पर्सन को सडनली पता चलता है, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती है, सडनली भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव भी हो सकती है। तो जब पर्सन को पता चलता है कि 2 से 5 दिन के अंदर उसके कलर विजन में और विजुअल एक्यूटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। उसके बाद रिकवरी की बात करें तो रिकवरी रेट इसमें अच्छा देखने को मिला है। ऑफ कोर्स कि एकदम गुड कंडीशन नहीं आती, लेकिन गुड विजुअल रिकवरी देखने को मिल सकता है, मतलब एकदम नेचुरल तो आंख नहीं हो पाते, लेकिन जो विजुअल रिकवरी होती है वो अच्छी देखने को मिल सकती है अगर प्रॉपर टाइम पे उसने ट्रीटमेंट ले लिया हो तो। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंट अटैक देखने को मिल सकता है एक्यूट रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस में, फॉलोड बाय द प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी एंड द रिकरेंट अटैक ऑफ पल्पिलाइटिस आर फॉलोड बाय द पोस्ट न्यूरोटिक ऑप्टिक एट्रोफी लीडिंग टू द कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बार बार उसमें रिकरेंट अटैक्स आएंगे किसके, रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस की, मतलब कि उसको सही से चीजें विजुअलाइज नहीं होगी, पेपिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और ये बार बार जो अटैक्स आते रहेंगे वो क्या करेंगे, ऑप्टिक एट्रोफी कॉज करेंगे, मतलब कि हमारे जो आंखें हैं उसमें जो ऑप्टिक नर्व्स है उनमें एट्रोफी होगी, जिसके कारण सडन या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि अगर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसके लिए डिफरेंट हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेते हैं, और साथ ही साथ अगर वो टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो ऐसे कंडीशन में जिन चीजों की वजह से, जिन टॉक्सिन्स की वजह से हम लोग को वो चीजें हो रही हैं, तो उसको हम लोग को क्या करने का है, उससे अब्स्टिनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट ऑफ दी कॉज, मतलब कि जिस कारण से हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि मान के चलो टोबैको अम्ब्लायोपिया है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव टोबैको की यूज की वजह से क्या होता है, वहां पे ऑप्टिक न्यूराइटिस जनरेट होता है, क्योंकि टोबैको में साइनाइड होता है, तो ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करते रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन बेसिकली 40 to 60 ईयर्स के पर्सन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, तो बेसिकली अब्स्टिनेंस फ्रॉम द अल्कोहल, मतलब कि अल्कोहल कंप्लीटली लेना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीटली अल्कोहल का कंजप्शन और साथ ही साथ टोबैको का कंजप्शन बिल्कुल से ही बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया और साथ ही साथ मिथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया। अब
एज कम्पेयर टू, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, टॉक्सिन्स ले रहा है, तो इसकी कंडीशन जो होती है इथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया की कंडीशन ये टोबैको के जैसी ही होती है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू द टोबैको और भी खराब होती है। मतलब कि टोबैको में जो चांसेस रहते हैं विजुअल रिकवरी की वो ज़्यादा रहती है, लेकिन जो इथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया रहता है उसमें जो प्रोग्नोसिस होता है और ज़्यादा हैम्पर्ड देखने को मिल सकता है। मतलब उसमें विजुअल जो रिकवरी रहती है उतनी अच्छी नहीं रहती है। वहीं पे अगर बात करें मिथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया की, तो बेसिकली ये बोला गया कि ये और भी ज़्यादा एक्यूट होता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल एक टाइम पे उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहते, लेकिन मिथाइल अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्यूट होती है और ये रिजल्ट करता है ऑप्टिक एट्रोपी में। ठीक है, डायरेक्ट ये कॉज करता है, ऑप्टिक एट्रोपी कॉज करता है, और साथ ही साथ ऑप्टिक एट्रोपी के कारण यहाँ पे परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द मिथाइल अल्कोहल अम्ब्लायोपिया। तो बेसिकली करना क्या है इसमें, तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज में हमें क्या करना है, जिन भी रीजन से वो हो रहा है ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन जनरेट हो रही है, डायरेक्ट उस कॉज को क्या करना है, अब्स्टिनेंस कर देना, उस चीज से दूर हो जाना है। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देने से क्या फायदा क्या होता है यहाँ पे, कि जो पीरियड होता है विजुअल लॉस का ये शॉर्टेन हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देते क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में तो ओरल प्रेडनिसोलॉन देते हैं, लेकिन इसको एलॉन नहीं दिया था, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, सिर्फ ओरल प्रेडनिसोलॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और दूसरा आता है इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलॉन। ये कब देते हैं, जब एमआरआई कराएं और उसमें बेसिकली देखने को मिले कि लेजन्स है जो कि सपोर्टिव है किसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मतलब कि जिसमें पता चले कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है। एमआरआई जब कराएंगे तो उसमें क्या पता चलेगा, लेजन है, और ये लेजन क्या बताएंगे कि वहां पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में हम लोग इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलॉन देते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो हम लोग ने देख लिया कि क्या होता है, कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि सीएनएस को डायरेक्ट ये अफेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं ताकि ये जो एमएस की कंडीशन है उसको ट्रीट की जा सके। और सबसे मोस्ट जो थेरेपी इसमें जानी जाती है वो है इंटरफेरॉन थेरेपी। ठीक है, इंटरफेरॉन थेरेपी क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि इसको हम लोग ने जब देखा कि इसके जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें देखने को मिला कि इट इज रिपोर्टेड टू रिड्यूस द रिकरेंस इन द पेशेंट विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है, अगर उनको इंटरफेरॉन थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें जो ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन है उसमें रिकरेंस देखने को नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा जो रिड्यूस रिकरेंस है वो देखने को मिलता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से उतना लोग इसका प्रेफरेंस नहीं लेते। तो ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है उसी को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं इन केस ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ऑप्टिक न्यूराइटिस में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या था, कि इन्फ्लेमेटरी और डिमाइलेटिक कंडीशन होता है किसका, ऑप्टिक नर्व का। कॉजेज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉजेज इडियोपैथिक रहते हैं, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या है, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर में भी जो 70% कॉजेज रहते हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रहते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है सीएनएस को। इसके अलावा जो पैरा इन्फेक्शियस कंडीशन होती है उसके वजह से, फिर ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से, और टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूराइटिस भी सबसे कॉमनेस्ट देखने को मिलती है आफ्टर द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सिम्टम्स में विजुअल लॉस रहेगा, डार्क एडेप्शन में लो रेंज देखने को मिलेगा, विजुअल ऑब्स्क्यूरेशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कलर विजन इम्पेयर्ड होगा। साइंस में वापस विजुअल एक्टिविटी लॉस रहेगी, कलर विजन इम्पेयर्ड रहेगा, और विजुअल फील्ड में चेंजेस देखने को मिलेगा। इवेल्यूशन कैसे करेंगे, तो बेसिकली 2 to 5 डेज में क्या होगा, प्रोग्रेसिवली विजुअल लॉस देखने को मिलेगा, विजुअल एक्टिविटी और कलर विजन में लॉस देखने को मिलेगा। रिकवरी 75 to 90% में गुड अमाउंट ऑफ विजुअल रिकवरी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट में जो भी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। टोबैको से हो रहा है तो टोबैको को अब्स्टिनेंस करना है, इथाइल अल्कोहल से हो रहा है तो इथाइल अल्कोहल को छोड़ना है, और मिथाइल से हो रहा है तो ये तो डायरेक्ट क्या करता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस करता है। तो इसके कंडीशन में जितना जल्दी हो सके मिथाइल अल्कोहल का कंजप्शन छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में ये क्या करता है, विजुअल लॉस का जो पीरियड होता है उसको शॉर्टेन कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा विजुअल लॉस होता है वो रुक जाता है। साथ ही साथ ये प्रेडनिसोलॉन जो होता है ओडल, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अलाउन नहीं दे सकते। और अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सपोर्टिव है अगर एमआरआई में, तो ऐसे कंडीशन इंट्रावेनस मिथाइल प्रेडनिसोलॉन देना है। और इंटरफेरॉन थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये उतना सजेस्टेड नहीं रहता, लेकिन अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में जो बार बार रिकरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो हो आप सबको सारी चीज़ें ऑप्टिक न्यूराइटिस के रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। ये हम लोग ने एक ब्रीफ बस ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में देखा है, और अगर आपको जानकारी चाहिए रहेगा तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में वीडियोस फर्दर हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो इसी तरह के और भी फर्दर क्लिनिकल कंडीशन पे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।